गुड मॉर्निंग क्लास एमएससी केमिस्ट्री सेमेस्टर 3 पेपर 11th। आज हम लेंगे कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे पहले वाली क्लासेस में हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी की थी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कहते हैं, ये कितने टाइप की होती है, और उसके बाद हमने एनएमआर को रिवाइज किया था। इसके साथ साथ एनएमआर व पीएमआर को भी डिफाइन किया। आज हम आते हैं कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पर। इसमें हमें जो लेना है वो है कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रा, रिकॉर्डिंग ऑफ कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रा, सॉल्वेंट सिग्नल्स एंड देयर पोजीशंस, मल्टीप्लिसिटी, कार्बन 13 प्रोटॉन कपलिंग कांस्टेंट, प्रोटॉन coupled and decoupled carbon 13 spectra, broadbands, decoupling of resonance technique, chemical shifts in carbon 13 spectra, calculation in internal and terminal substituted compounds, aromatic compounds, और लास्ट में यूजेज ऑफ कार्बन 13 स्पेक्ट्रा। आज के लेक्चर में हम लेंगे कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले इसके अंदर आता है कि कार्बन 13 स्पेक्ट्रा क्या है और इसको हम एनएमआर स्पेक्ट्रा इसका कैसे मिलता है। हम जानते हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं कि कोई एक न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, उनसे मिलकर न्यूक्लियस बनता है। इलेक्ट्रॉन की तरह ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी अपनी एक्सिस पर घूमते हैं, उससे एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होता है और सभी न्यूक्लियर पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम को न्यूक्लियर स्पिन कहते हैं। ये हमने पहले वाली क्लास में लिया था कि एक न्यूक्लियर स्पिन को हम कैसे बताते हैं। न्यूक्लियर स्पिन इज इक्वल टू h/2π इंटू √i इंटू i+1। यहाँ जो i है वो न्यूक्लियस का स्पिन क्वांटम नंबर होता है और इसकी वैल्यू 0, हाफ, 1 और 3/2 आदि होती है। जैसा कि हम जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑड नंबर में हो तो उनका एडिशन इवन हो, तब i की वैल्यू 1, 2, 3 होती है, और जिनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एडिशन ऑड नंबर में हो उनके लिए i की वैल्यू हाफ, 3/2, 5/2 आदि होती है। जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों इवन हो उनके लिए i की वैल्यू 0 होती है। जिनके लिए i की वैल्यू 0 होती है वे एनएमआर स्पेक्ट्रा नहीं देते हैं। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिनके i की वैल्यू 0 होगी वो कोई भी एनएमआर स्पेक्ट्रा नहीं देंगे, वो सब एनएमआर इनएक्टिव होते हैं। तो कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 ये सब एनएमआर स्पेक्ट्रा नहीं देंगे, ये एनएमआर इनएक्टिव होते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कार्बन 13 की। यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो कार्बन पर लगने वाले मैग्नेटिक फील्ड का उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये हम यहाँ पर लेंगे। जो कार्बन 12 एनएमआर है वो इनएक्टिव होता है। तो कार्बन के जो आइसोटोप हैं मोस्टली 2 टाइप के आइसोटोप हम ज़्यादातर लेते हैं। वैसे जो कार्बन है वो 3 आइसोटोप शो करता है, एक कार्बन 12, दूसरा कार्बन 13 और कार्बन 14। जो कार्बन 14 है उसको तो हम यहीं पे ही ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि ये रेयर एक तरीके से ऑलमोस्ट ये नहीं के बराबर होता है और ये केवल कार्बन डेटिंग के काम में आता है और इसको फॉरेंसिक में यूज़ लेते हैं। और ये तो बहुत ही नेचुरली
नहीं के बराबर ही है, इसलिए हम इसको यहीं ड्रॉप करते हैं। तो कार्बन 12 और कार्बन 13 हम यहाँ पर लेंगे। जो कार्बन 12 है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर इवन होता है, इसलिए इसकी आई की वैल्यू 0 होती है। ये NMR इनएक्टिव है क्योंकि कार्बन 12 के अंदर इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, प्रोटॉन भी 6 होते हैं और न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं। इसी तरीके से अगर हम कार्बन 13 लें तो ये जो है वो NMR एक्टिव है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर 6, प्रोटॉन का नंबर 6 और न्यूट्रॉन का नंबर 7 है, इसलिए इसके अंदर आई की वैल्यू 0 नहीं होती है। जब आई की वैल्यू 0 नहीं होती है इसलिए ये NMR एक्टिव होता है। तो सबसे पहले तो हमको यही समझना है कि कौन से NMR एक्टिव है और कौन से NMR इनएक्टिव है। तो यहाँ हमने देखा कि जो कार्बन 12 है वो तो NMR इनएक्टिव है और जो कार्बन 13 है वो NMR एक्टिव होता है। अब हम इसको अगर कार्बन 12 और कार्बन 13 की बात करें तो जो ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उन सब के अंदर कार्बन 12 ही होता है और ये कार्बन 12 ही डोमिनेट करता है। सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन 12 ही ज़्यादातर मिलता है और ये कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ में जुड़ा हुआ होता है। तो सभी हाइड्रोजन NMR एक्टिव होते हैं और ये सभी NMR पीक दर्शाते हैं। पर जो कार्बन 13 है वो नेचुरली बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। ये एटमॉस्फेयर में जो मिलता है उसकी 1.08% है इसकी एबेंडेंस। ये बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ये प्रत्येक 100 कार्बन में से जाकर कोई एक कार्बन 13 होता है। ये इतनी कम मात्रा में मिलता है। ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये इसकी जो एबेंडेंस है वो बहुत कम होती है कि कहीं 500 में से जाके कोई 5 होंगे, इतने कम मात्रा में ये कार्बन 13 मिलता है। यदि हम कोई 100 कार्बन एटम वाला कोई एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लें तो उसमें हाइड्रोजन तो सारे NMR एक्टिव होंगे किंतु उनमें से कार्बन केवल मात्र एक NMR एक्टिव होगा। बाकी सारे के सारे उसके अंदर कार्बन 12 होते हैं जो कि NMR इनएक्टिव होते हैं। तो कार्बन 13 के 1.08% मिलने की जो संभावना है वो भी होमोजीनियस कंसंट्रेशन में नहीं होती है कि जो हमने 100 कार्बन वाला कोई मॉलिक्यूल लिया है तो उसमें ऐसा नहीं है कि एक तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि होमोजीनियस कंसंट्रेशन नहीं है। तो 100 मॉलिक्यूल में से कार्बन 13 के मिलने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम होती है। फिर भी हम मान लेते हैं कि उन 100 में से एक कार्बन NMR एक्टिव है। अब यदि उस कार्बन को हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो अपने मैग्नेटिक स्पिन को ओरिएंट कर लेता है और जब हम उस पर रेडिएशन डालते हैं तो वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके सिग्नल देता है। ये बहुत ही कम रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और इस कारण से इसका जो सिग्नल है वो उसकी इंटेंसिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। जो सिग्नल है वो इंटेंस नहीं होता है। यही इसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि सिग्नल इंटेंस नहीं आया, इंटेंसिटी नहीं है उसकी, इसलिए ये कार्बन 13 जो है वो PMR से अलग है। जो हाइड्रोजन NMR की तरह इसके इंटेंस सिग्नल नहीं आते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल में एक्टिव कार्बन ही बहुत कम है। 100 में से केवल एक कार्बन एक्टिव होता है, जबकि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन जो होते हैं वो सारे के सारे NMR
देते हैं। इसलिए कार्बन 13 के सिग्नल मिलने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम होती है, इसलिए इंटेंसिटी भी कम होती है। ये इसकी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके पीक भी बहुत कम इंटेंस होते हैं। तो कार्बन 13 के रेजोनेंस को ऑब्जर्व करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब ये बहुत कम रेडिएशन को लेके ही फ्लिप कर जाते हैं तो इसको ऑब्ज़र्व करना भी हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसकी जो मिलने की जो संभावना है वो केवल 1.08% है। इसलिए इसकी इंटेंसिटी भी कम है और साथ में इसका मैग्नेटोजाइरिक रेशियो वो भी कम है, क्योंकि बहुत कम रेडिएशन के साथ ही ये फ्लिप कर जाते हैं इस कारण से। तो कार्बन 13 बहुत कम फ्रीक्वेंसी पर ही रेजोनेंस करते हैं। जब इनके ऊपर हम रेडिएशन डालते हैं तो ये थोड़ी सी एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करके फ्लिप कर जाता है। इसलिए हाइड्रोजन की तुलना में इसका मैग्नेटोजाइरिक रेशियो बहुत वीक होता है, बहुत ही कम होता है। इसलिए इसकी पीक बहुत लो फील्ड में आती है। ये बहुत कम एनर्जी लेके रेजोनेंस दिखा देते हैं। दूसरा, इसकी परसेंटेज कम होने के कारण इसकी पॉपुलेशन भी कम है। साथ में कम मात्रा में होने के कारण कार्बन 13 बहुत अधिक सेंसिटिव है। इसलिए ये प्रोटॉन स्प्लिटिंग से बहुत अलग है। इसके लिए इंस्ट्रूमेंट भी बहुत अधिक सेंसिटिव चाहिए। ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन जिस कंडीशन में काम कर रहे हैं वे भी बहुत सेंसिटिव होने चाहिए, तभी कार्बन 13 स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर अगर हमने 100 कार्बन वाला कोई मॉलिक्यूल लिया तो उसमें एक जाके कहीं एक्टिव होता है, और हाइड्रोजन तो सारे के सारे एक्टिव है। तो इसके आसपास वाले जो कार्बन है उसके साथ भी इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। केवल इसके लिए जो पीक आएंगी, जो इस एक्टिव कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ेंगे, हम केवल उसकी स्टडी करेंगे, क्योंकि इसके आसपास वाले जो कार्बन एक्टिव के आसपास वाले जो कार्बन होंगे वो सब तो इनएक्टिव होते हैं। तो ये जो कार्बन 13 है वो PMR से बिल्कुल अलग है। इसके अंदर स्प्लिटिंग वगैरह सब अलग तरीके से होती है। थैंक यू।